अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें और कमेंट्स भी लिखिए, लाइक भी करिए साथ साथ। तो ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी हॉरर है, बेचैन रूह नाम है कहानी का। तो शुरू करते हैं। अचानक उसकी आंख खुल गई थी। उसने अपने नज़दीक अजीब व गरीब सरसराहट सुनी तो समात ने दिमाग को होशियार कर दिया। वो बेदार हो गई थी। कमरा मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा हुआ था। ये भी पता नहीं था कि वो वक्त क्या हुआ है, लेकिन ये ज़रूर महसूस कर रही थी कि कोई अजनबी उसके बहुत नज़दीक उसके बराबर लेटा हुआ है, जिसकी करवट बदलने से उसको उसके वजूद का एहसास हुआ था। लिहाजा उसकी आँख खुल गई थी। क्या ये वही आदमी है? अचानक उसके जिस्म में झुरझुरी सी पैदा हो गई। मसामात फट पड़े और पसीना बहुत तेज़ी से बहने लगा। वो कई लम्हों तक बेजान बिस्तर पर पड़ी रही और जब उसने महसूस किया कि अब किसी किस्म की सरसराहट नहीं हो रही है तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। डूबती हुई सांसें बहाल हो गईं। उसने आहिस्ता से अपने हाथ को हरकत दी और अपने बिस्तर में बराबर हाथ फेरा, मगर बिस्तर खाली था। अचानक उसके जहन में आया, क्यों न खिड़की में खड़े होकर ठंडी हवा के मज़े ले, ताकि दिमाग पुरसुकून हो जाए। उसने लाइट ऑन की और दीवारगिर घड़ी की जानिब देखा जो रात के 2 बजा रही थी। उसने खिड़की खोलकर दोबारा सोने का फैसला किया ही था कि अचानक उस खिड़की में उसे एक साया हरकत करता हुआ दिखाई दिया। तो वो गौर से उस साये को हैरत से देखने लगी। वो साया गालिबन किसी लड़की का था। वो उसको हैरत से देखने लगी कि बरसों से ये घर बंद पड़ा है, मगर ये लड़की कौन है और इस घर में क्या कर रही है। लड़की की हालत बहुत अजीब व गरीब और खस्ता हाल हो रही थी। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर खुरन के वाज़ेह निशानात थे और आंखें सूजी हुई और जिस्म कपड़ों से ढका होने के बावजूद भी कपड़ों से बेनियाज था। फिर अचानक वो साया गायब हो गया। रज़िया, क्या बात है? तुम आजकल बहुत कुछ खोई खोई सी रहने लगी हो, जमाल ने रज़िया से पूछा। वो कई दिन से नोट कर रहा था कि रज़िया बात करते करते अचानक ज़हनी तौर से खो सी जाती है। बस क्या बताऊँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, रज़िया ने जमाल से कहा। मुझे कुछ दिनों से अजीब सा महसूस हो रहा है। वो सामने वाला घर है ना, मैं जब भी उसकी तरफ देखती हूँ तो लगता है कि कोई मुझे उस जगह से घूर रहा है। कभी कभी वहाँ किसी लड़की का साया भी नज़र आता है, रज़िया ने बताया। कुछ नहीं, बस तुम्हारा वहम है। लगता है तुम उस मकान से डर गई हो, क्योंकि ये मकान सालों से बंद पड़ा है। जमाल ने रज़िया को तसल्ली दी और लिखने पढ़ने के काम करने के लिए उठ खड़ा हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? रज़िया ने पूछा। भाई, मैं ज़रा नीचे स्टडी रूम में जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऑफिस का काम है, जमाल ने कहा। नहीं, आप मेरे पास ही रहें, मुझे डर लग रहा है, वरना मैं सो नहीं सकूँगी, रज़िया ने कहा। और जमाल उसके डर की वजह से रज़िया के पास लाइट ऑफ करके उसके बराबर ही में लेट गया। सुबह हुई और नाश्ते से फारिग होकर जमाल जब अपने दफ्तर पहुंचा, उस वक्त 11:30 का टाइम हो रहा था। उमूमन वो 9 बजे सुबह दफ्तर पहुंच जाया करता था, मगर रज़िया की वजह से वो खुद भी अब अपसेट सा रहने लगा था। वो अपने ऑफिस में फ़ाइलों में मसरूफ़ रहने के बावजूद भी रज़िया के बारे में ही सोचता रहा कि आखिर दिन ब दिन इसे क्या होता जा रहा है। क्यों वो सामने वाले घर से इतना खौफ खाने लगी है, जो कि बरसों से वीरान और बंद पड़ा हुआ है। बरसों पहले इस मकान में फहाशी का कारोबार चला करता था। वक्तन फ़ौक्तन नौजवान लड़कियों को अगवा करके नौजवान लड़कियों को नशे की लत में मुब्तला करना वहाँ के लोगों का काम था, और इस कारोबार को चलाने वालों का सरगना था नादिर, जिसके कहने पर यह सब होता था। फिर कुछ ही दिनों बाद इस मकान पर एक पुलिस इंस्पेक्टर को शक हुआ, तो इसने अपने तौर पर तहकीकात की और बहुत जल्द इन सब बातों का पता लगा लिया। और फिर एक रात उस मकान पर छापा पड़ा तो मज़ाहमत में नादिर के कई साथी गोलियों का निशाना बन गए। साथ ही नशा आवर अशिया और स्मगलिंग का सामान भी पकड़ा गया। इसके अलावा कई लड़कियां भी इस चक्कर में पकड़ी गई, मगर असल सरगना नादिर पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गया था, मगर पुलिस भी हर वक्त उसकी ताक में रहने लगी थी। और एक दिन जब वो अपने बाकी मानदा सबूत भी मिटाने आया तो पुलिस ने इस पर फायर कर दिया और एक गोली सीधी उसकी पेशानी के ऐन बीच में पेवस्त हो गई और वो मारा गया। इस वाक़े के बाद वो घर पुलिस ने सील कर दिया था और इस वाक़े को गुजरे हुए तकरीबन 10 साल हो गए थे।
अचानक तेज़ हवा के झोंके से रज़िया की आंख खुल गई। कितनी देर तक वो अंधेरे में आंखें झपकाते हुए मामला समझने की कोशिश करने लगी। फिर धड़कते दिल के साथ उसने उठकर जमाल के पास भागना चाहा, मगर ज़मीन पर पैर रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे बेशुमार सांप बिच्छू उसके पैरों तक ले आ गए हों। एक सांप ने अपना फन निकाला और उसे डसना ही चाहा, मगर उसने अपना पैर ऊपर उठा लिया। उसने बौखला कर अपने चारों तरफ देखा, मगर हर तरफ जैसे सांप और बिच्छुओं की बारिश हो गई थी। उसने चीखने की कोशिश की तो ऐसे लगा जैसे उसकी आवाज़ ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया, जैसे आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही हो। इस कोशिश में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी नज़रें मुसलसल खिड़की पर जमी हुई थी, जहां वो लड़की उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। लड़की के कपड़े फटे हुए थे। उस लड़की को देखकर उसका सांस फूलने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? रज़िया, होश में आओ, जमाल ने उसे सहारा देते हुए कहा। वो देखो, सामने वाली खिड़की से लड़की मुझे इशारा करके बुला रही है। रज़िया ने सामने की तरफ इशारा करते हुए जमाल से कहा। जमाल ने खिड़की की जानिब देखा, मगर वो हमेशा की तरह बंद पड़ी थी। रज़िया, ये सब तुम्हारा वहम है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? जमाल ने कहा। मैं कुछ भी नहीं जानती। आप जल्दी से पुलिस को बुलाकर उस घर की तलाशी लेने को कहें। हो सकता है 10 साल पहले वाले काम दोबारा शुरू हो गए हों, रज़िया ने कहा। रज़िया, जो लोग 10 साल पहले ऐसे काम करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और ये घर बरसों से बंद पड़ा है। बताओ, मैं किस बिना पर पुलिस को तलाशी लेने का हुक्म दूं और उनके कैसे आमादा करूं? जमाल ने रज़िया को समझाया। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरी तसल्ली के लिए ही सही पुलिस को बुला लें, रज़िया ने खौफ और मासूमियत से कहा। जमाल सोच के अथक गहराइयों में पहुंच गया था और फिर काफ़ी गौर व फिक्र करके वो इस नतीजे पर पहुंचा कि रज़िया की तसल्ली के लिए अपने एक दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर से ये भी करवा देना चाहिए। जमाल ने अपने दोस्त इंस्पेक्टर वजाहत से इस मामले पर बात की और इंस्पेक्टर को रज़िया की तसल्ली के लिए इस घर की तलाशी लेने पर आमादा कर लिया। लिहाजा इंस्पेक्टर ने इस वीरान और बंद घर की तलाशी ली और इस वक्त रज़िया और जमाल भी साथ मौजूद थे। ऐसा करने से पहले जमाल को कई लोगों ने मना भी किया कि देखो, इस घर को न खुलवाओ। इस मकान के इर्द गिर्द झाड़ियों और जंगली पौधों का घेराव है। ये मकान और इसके आसपास का और अतराफ़ का इलाका आसिफ ज़दा है, और बंद मकान की क्या तलाशी लेना। दरअसल मुझे इस मकान से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अपनी बीवी की दिल की तसल्ली के लिए ऐसा करना है, क्योंकि मैं अपनी जान से अजीज़ बीवी को सिसकता हुआ नहीं देख सकता। आखिर मैं देखूं तो सही कि इस घर में ऐसा क्या है जिसने मेरी बीवी की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। कौन है वो जो मेरी बीवी को टेंशन देकर हलकान कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ सबूत मिल गया तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जमाल जज्बाती लहजे में तेज़ी से बोला। देखिए जमाल साहब, ये आपका और आपकी बेगम का वहम है। हमने इस मकान का कोना कोना देख लिया है। आप और आपकी बेगम की मौजूदगी में ही देखा है, मगर यहाँ कोई सामान, कोई इंसान नहीं है। आपने फजूल में मेरा और अपना टाइम वेस्ट किया, इंस्पेक्टर ने कहा, और जमाल को चुप सी लग गई। रज़िया की आंखों के सामने ये कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद रज़िया के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि पुलिस गलत कह रही है। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं करना है। और वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? रज़िया के दिमाग में अचानक कौंधा बनकर ख्याल आया और वो पसीना पसीना हो गई। मौत का तस्वुर करके मैं मर रही हूँ, वो मुझे अजियत देकर मार डालेगा। अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा था। उसकी सांसें धुकनी की तरह चल रही थी, जैसे मीलों का सफ़र तय करके आई हो। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की। उसका ख्याल था कि कल रात की तरह आज रात भी उसके कमरे में सांप और बिच्छू होंगे। उसने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की और पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। जमाल उसके बराबर में सोया हुआ था। वो जमाल को देखते हुए सोचने लगी, कितनी बुरी हूँ, कितना तंग करती हूँ जमाल को। ये मेरी दिल की तसल्ली के लिए, मेरी खातिर ये क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और मैं हूँ कि सिवाय इन्हें परेशान करने के और कुछ नहीं कर रही। अब मैं इन्हें परेशान नहीं करूँगी, बल्कि मैं खुद अपने तय मालूम करने की कोशिश करूँगी कि आखिर माजरा क्या है, वो लड़की कौन है, या ये मेरा वहम है। अचानक ये अटल फैसला करके वो उठ खड़ी हुई और घड़ी की तरफ नज़र डाली तो रात के 2 बजे का वक्त था। वो दिल मजबूत करके घर से बाहर निकल आई और अपने तजस्सुस को ज़्यादा देर तक काबू में ना रख सकी और
चलती हुई सामने वाले मकान में चली गई। न जाने ऐसा क्या था कि मकान का दरवाज़ा उसे खुला हुआ मिला, जबकि मकान मुक़फ़ल था, जिसे 2 दिन पहले पुलिस ने सबकी मौजूदगी में ताला लगाया था। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि किसी न किसी तरह वो इस लड़की की मदद ज़रूर करेगी, जो इसे हर वक्त हर लम्हा पुकारती रहती है। वो तूफ़ान की तरह खुरदरू झाड़ियों को फलांगती हुई अंदर दाखिल हो गई और ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसका सांस फूल रहा था, क्योंकि सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थीं, 50-60 के करीब। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और ऊपर उस कमरे में पहुंच गई जहां उसके कमरे का सामना पड़ता था। उसने देखा कि वही लड़की कपड़ों से बेनियाज इस खिड़की में खड़ी है कि अचानक एक आदमी, जिसके पेशानी से खून बह रहा है, वो लड़की के पीछे आकर खड़ा हो गया और एक ही पल में उसके हाथ में जो खंजर था उस लड़की की पुश्त से दिल के मुकाम पर उतारता चला गया। ये मंजर देखकर रज़िया की चीख निकल गई। दफ़अतन वो आदमी मुड़ा और उसकी तरफ बढ़ा। रज़िया भागने की कोशिश की, मगर बदहवासी के आलम में पाँव फिसला और वो गिर पड़ी। किस किस की मदद करेगी तू? यहाँ तो बेशुमार लड़कियाँ हैं। खुद मेरी हवस की भेंट चढ़ गई। किस किस को बचाएगी? पुलिस वालों ने मुझे मार डाला, मगर रूह को न मार सकी। आज तू मेरा शिकार है। आज तक कोई भी लड़की नादिर के चुंगल से बचकर नहीं जा सकी और तू भी नहीं बचकर जा सकेगी। नादिर की रूह ने रज़िया के करीब बढ़ते हुए कहा। इससे पहले कि रज़िया बेहोश हो जाती, जमाल ने फ़ौरन सामने नमूदार होकर एक बोतल से पानी निकालकर उस रूह के चेहरे पर फेंक दिया। नादिर की रूह ने तड़प कर जमाल पर हमला करना चाहा, मगर अचानक आग की लपेट में आ गया। शोले उसे अपनी लपेट में ले चुके थे और उसकी फलक शगाफ चीखें बुलंद होने लगी थी और फिर वो देखते ही देखते उस जगह से उसका वजूद ख़त्म हो गया। अचानक रज़िया और जमाल की नज़रें उस लड़की पर पड़ी, जो आंखों में आंसू लिए ममनून नज़रों से उन दोनों की तरफ देख रही थी। मेरा और दूसरी लड़कियों का ढांचा इस मकान के तहखाने में पड़े हैं। तुम लोगों से इल्तिजा है कि शरई तरीके से दफना दिया जाए, ताकि हमारी रूहों को चैन आए और भटकने से बच जाए। ये शख्स ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी उसकी रूह हम पर ज़्यादती करती रही, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी और यहाँ मैं तुम्हें सिर्फ इशारे और किनारे से ही बुला सकती थी। आज तुमने मेरी और दीगर की मदद करके ये साबित कर दिया कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, जो ज़िंदा लोगों की ही नहीं बल्कि मुर्दा लोगों की भी मदद करते हैं। मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूँगी कि तुमने हमें इज़्ज़त और एहतराम के साथ में दफनाया। ये कहकर उस लड़की ने रज़िया और जमाल को अपने पीछे आने का इशारा किया और अंधेरे कमरे में ले गई और बोली, इस जगह ज़मीन में एक पोशीदा जगह है जहाँ से ज़ेवरात तुम लोग निकाल लो। इस जगह ये ज़ेवरात और सोना छुपा कर रखा करता था। ये ज़ेवरात तुम्हारे काम आएंगे। और ये कहकर उसकी रूह गायब हो गई। दूसरे दिन रज़िया और जमाल ने उस लड़की की ख्वाहिश के मुताबिक इज्तिमाई ढांचों को निकलवा कर दफनाने का काम चंद लोगों की मौजूदगी में करवाया। आज रज़िया और जमाल के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। वो किराए का मकान छोड़कर इसी घर में शिफ्ट हो गए हैं जिसमें ये सब कुछ हुआ था और आज ये लोग खुशहाल हैं। बस इतनी थी कहानी। आप लोग सुनिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।